वेलकम टू माय चैनल एक नज़र जीके। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम इस वीडियो में हेलो दोस्त, एक नज़र जीके में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में दक्षिण भारत का इतिहास देखेंगे। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलकर शुरुआत करते हैं आज हम दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है, तो दक्षिण भारत का इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं कि एक संगम वंश पढ़ते हैं, दूसरा पल्लव वंश पढ़ते हैं, तीसरा चोल वंश पढ़ते हैं, सातवाहन वंश पढ़ते हैं, एक है राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश। चालुक्य में आप 3 चालुक्य पढ़ते हैं, एक बतापी के चालुक्य, एक बेंगी के चालुक्य, एक कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, जिसमें सबसे पहले कल्याणी के चालुक्य, फिर बतापी के चालुक्य और फिर बेंगी के चालुक्य। ठीक है, तो सेन वंश, पाल वंश और शंकराचार्य। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग को पढ़ना है दक्षिण भारत के इतिहास में। ठीक है, और ये आपका मैप है, मैप से भी देख सकते हैं कि एक कृष्णा नदी, रत्सूर, द्वाब, तुंगभद्रा नदी, एक तमिलकम है, संगम, चोल, पल्लव का क्षेत्र ये था, सातवाहन, चालुक्य और राष्ट्रकूट का क्षेत्र ये था। ठीक है, तो मैप के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो जितना अधिक से अधिक हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। संगम काल। ठीक है, संगम काल 100 ईस्वी से 250 ईस्वी तक था। ठीक है, संगम का अर्थ होता है सभा, परिषद अथवा संगोष्ठी होता है। यह एक तमिल भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तमिल भाषा का शब्द है। संगम काल के विषय में जानकारी हमें संगम साहित्य से मिलता है। किस साहित्य से? संगम साहित्य से, जिसकी रचना 3 संगमों के दौरान हुआ था। पहला स्थल है मदुरै। मदुरै, ठीक है, कहाँ? तमिलनाडु में प्रथम संगम। अध्यक्ष इसका कौन था? अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि था। ठीक है, अगस्त ऋषि। और दूसरा आपका सदस्य इसमें नवासी था। अवधि 4400 वर्ष। उपलब्ध ग्रंथ नहीं है, क्योंकि मदुरै शहर जो था समुद्र में विलीन हो जाने के कारण इसका कोई भी उपलब्ध ग्रंथ नहीं है। ठीक है, पहला संगम। अब देखते हैं द्वितीय संगम। द्वितीय संगम आपका क्या है कि द्वितीय संगम जो है कट्टापुरम अलवे में हुआ था। कट्टापुरम अलवे में। इसके अध्यक्ष भी अगस्त ऋषि, लेकिन बाद में इनका शिष्य जो है तोल्कापियर बना। कौन बना? तोल्कापियर बना। इसमें सदस्य 59 था। अवधि 3700 है। उपलब्ध ग्रंथ तोल्कापियम, जो एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना तोल्कापियर द्वारा किया गया है। ये याद रखिएगा कि किस चीज़ का ग्रंथ है? तमिल व्याकरण का ग्रंथ है, जिसका रचना कौन किया था? तोल्कापियर द्वारा किया गया था। ठीक है, तृतीय संगम। तृतीय संगम जो है कब कहाँ हुआ था? उत्तरी मदुरै में। अध्यक्ष इसके कौन थे? नकीरर। पहला का अध्यक्ष था अगस्त। ठीक है, अगस्ता ऋषि। अगस्ता ऋषि। द्वितीय का भी यही अगस्ता ऋषि और तीसरे के अध्यक्ष थे नकीरर। इसमें आपका सदस्य 49 था। अवधि 1850। तीनों संगम आप देख लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि तीनों संगमों को संरक्षण कौन दिया था। तो तीनों संगम को संरक्षण जो है पांड्य शासक ने दिया था। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता का प्रसार ऋषि अगस्त ने किया है। इसका जन्म काशी में हुआ था। इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। तमिल साहित्य के जनक के रूप में अगस्त ऋषि को जाना जाता है। तमिल प्रदेश के विषय में जानकारी हमें तमिल महाकाव्य से मिलती है। किस महाकाव्य से मिलता है? तमिल महाकाव्य से मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम इनका रचयिता इलांगे अदिंगल है। चेर शासक का गुटवन का, सेन गुटवन का भाई था। इससे हमें पाजेवा पायल की कहानी का विवरण मिलता है शिल्पादिकारम से। ठीक है, इसके नायक कौन थे? केवलम बसाय, सहनायक नडुजेलियन और नायिका कन्नगी था और सहनायिका माधवी बेश्या थी। ठीक है, इसकी कथा कावेरी पट्टनम से मिलती है। इसकी कथा जो है कावेरी पट्टनम से मिलती है। शिल्पादिकारम का तमिल साहित्य का इलियड माना जाता है। तमिल साहित्य का इलियड किसको मानते हैं? शिल्पादिकारम को। इस ग्रंथ का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2 जगह से रिलेट किया हुआ चीज़ है। ठीक है, VVI। तो शिल्पादिकारम को क्या कहा जाता है? तमिल साहित्य का इलियड कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं मणिमेखले। मणिमेखले का जो रचना है लेखक शीतलय सतनार थे। नायिका मणिमेखले माधवी की पुत्री थी। बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। माधवी की भी पुत्री थी। ठीक है, और नायक उदयन कुमार या अक्षय कुमार थे। ठीक है, यह ग्रंथ भी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो हम लोग 2 ग्रंथ देखे हैं, एक शिल्पादिकारम, एक मणिमेखले। ठीक है, इस ग्रंथ का तमिल साहित्य का ओडिसी कहा जाता है। तमिल साहित्य का इलियड बोलेगा तो शिल्पादिकारम, लेकिन वही तमिल साहित्य का ओडिसी बोलेगा तो मणिमेखले।
मणि मेखले, ठीक है, मणि मेखले, याद रखिएगा, मणि मेखले। जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि के लेखक तिरुतकक देवर थे, नायक जीवक था, नायिका चिंतामणि थी। यह जैन धर्म से प्रभावित था, यानी जीवक चिंतामणि जो था जैव धर्म से प्रभावित था। जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि जो है जैन धर्म से, और वही बोलेगा कि शिल्पादिकारम और मणि मेखले तो आपका बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। संगम काल में 3 महत्वपूर्ण राज्य का विवरण मिलता है। पहला चेर का, दूसरा चोल का, तीसरा पांड्य का। चेर शब्द की उत्पत्ति तमिल शब्द चेरल से हुई है, जिसका अर्थ पर्वतीय देश होता है। चेर राजा चेरतलन पर्वतीय देश का स्वामी कहलाते थे। संगम कालीन राज्यों में सबसे प्राचीन चेर राज्य था, जो वर्तमान केरल में स्थित है। चेर राज्य के बारे में पहली जानकारी ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलती है। इसमें चेर के लिए चेरपदा नाम आया है। चेर राज्य की राजधानी बंधी यानी केरल थी, जबकि राजकीय चिन्ह इसका तीर धनुष था। इसका 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह था, मुजरिस और तोंडी था चेर राज्य का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चेर राज्य का संस्थापक कौन था। उदयन जेरल था। इसका काल लगभग 130 ईस्वी माना जाता है। इनके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले योद्धा को भोजन करवाया था। इस कारण इसे महाभोजन उदयन जेरल की उपाधि दी गई है। चेर वंश के सबसे महान शासक के रूप में सेन गुटवन या धर्मपरायण गुटवन का विवरण मिलता है। इसे लाल चेर के भी नाम से जाना जाता है। इन्होंने सती पूजा या पत्नी पूजा की शुरुआत किया था। कन्नगी के मंदिर का निर्माण किया। चेर शासक आदिग ईमान को दक्षिण में गन्ने की खेती प्रारंभ करने का श्रेय माना जाता है। आदिग ईमान को चेर शासक था आदिग ईमान, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं अंतिम शासक। कुछ क्षेत्र है। कुरुंजी का अर्थ क्या होता है, पहाड़ी। पालाई का अर्थ क्या होता है, मरुभूमि। मुल्लाई का क्या अर्थ होता है, जंगल। और मरुदन का अर्थ क्या होता है, कृषि भूमि। और न्यून का अर्थ होता है तटीय प्रदेश, ठीक है। एक कॉलम वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। नेक्स्ट देखिए कि मामूल नार ने उल्लेख किया है कि पंदोंग ने अपनी केस गंगा की धारा में छिपा रखा था, ठीक है, मामूल नार ने। अब देखते हैं पांड्य वंश। कौन सा वंश, पांड्य वंश। पांड्य का शाब्दिक अर्थ प्राचीन प्रदेश होता है। इस राज्य का वर्णन सर्वप्रथम मेगास्थनीज के ग्रंथ कौन था, मावर नाम से किया गया है, ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार यह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै थी। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, मछली था। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, मछली। जबकि चेर का प्रतीक चिन्ह आपका क्या था, तीर धनुष था। तीर धनुष था किसका, चेर का, ठीक है, तीर धनुष था। नेक्स्ट देखते हैं कि पांड्य वंश का संस्थापक जो था नेडियोन था। नेडियोन का अर्थ होता है लंबा आदमी। नेडियोन ने पहरुली नदी के अस्तित्व का प्रदान किया तथा समुद्र पूजा प्रारंभ किया, ठीक है। इस वंश का सबसे महान शासक नेडुजेलियन था। इन्होंने तलैया लंगानम की युद्ध में चेर और चोल राजा को पराजित किया। चेर शासक आपका कौन था, चेर शासक आपका से जो था, हाथ की आँख वाला को पांड्य बंदी गृह में डाल दिया। नकीरर जैसे विद्वान इनके दरबार में रहते थे। इन्होंने सम्राट अगस्त के दरबार में अपना दूत भेजा था। इस वंश का अंतिम शासक जो था नल्लिल बकौडन था, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं चोल वंश। समकालीन राजवंशों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चोल राजवंश था। चोल राज्य वर्तमान आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र में स्थित था। चोल राज्य का राजकीय चिन्ह क्या था, बाघ था। चोल का राजकीय चिन्ह बाघ था। इस राजवंश की राजधानी के रूप में उड्डयूर या तंजावुर का विवरण मिलता है। इसकी सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कावेरीपट्टनम थी, जिसे पोहार भी कहते थे, ठीक है। संस्थापक इल्लन जेत चेन्नी। सबसे महान शासक करिफाल से बेनी के युद्ध में 11 राजाओं के संगठन पराजित किया है। साथ ही कारिगल ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर वहां से 1.5 लाख युद्ध बंदियों को पकड़कर भारत लाया और उसी के सहायता से कावेरीपट्टनम बंदरगाह का निर्माण करवाया था, ठीक है। रुद्रन पहिन पल्लय। करिकाल के निधन के साथ ही चोल साम्राज्य का पतन क्या हो गया, शुरू हो गया। ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का नोट्स है, ठीक है ना। संगम साहित्य को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भाग में
मोटे तौर पर। पहला पुत्थु धातु, दूसरा इत्तु थोके और तीसरा पदिने किलंकु। तो पुत्थु धातु ये 10 संक्षिप्त पदों का संग्रह है। इन संक्षिप्त पदों में पांड्य राजा नेडुजेलियन और चोल राजा कारिगल के विषय में जानकारी मिलती है पुत्थु धातु से। अब देखते हैं इत्तु थोके। इत्तु थोके 8 कविताओं का संग्रह है। अब तीसरा देखते हैं पदिन नेन किलंकु, यह 18 छोटी कविताओं का संग्रह है। इस कविताओं में तिरुवल्लुवर द्वारा रचित कुरल या तिरुकुरल उत्कृष्ट रचना है। इस रचना में राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, आचार शास्त्र और प्रेम जैसे विषय क्या हैं, सम्मिलित हैं। तमिल में प्रेम संबंधी मानवीय पहलू पर आधारित रचनाओं को आगम तथा राजाओं की प्रशंसा, सामाजिक जीवन, नैतिकता, वीरता संबंधी रचनाओं को पूरम कहा जा सकता है। संगम युग में उड्डयूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र होने के कारण क्या था, विख्यात था। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल को तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। इसे तमिल ग्रंथों में लघु वेद भी कहा जाता है। प्राचीनतम तमिल देवता मरुगन कार्तिकेय रेंद्र के समान थे, मरुगन। ठीक है। अब देखते हैं संगम साहित्य में कौन एवं मन्नत राजा के लिए प्रयुक्त होता था, राजा के लिए। अब देखते हैं चोल साम्राज्य, 9वीं से 12वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था। इसलिए विजयालय को चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। चोल शासक पल्लवों के सामंत थे। चोल शासक किसके सामंत थे, पल्लवों के। विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। विजयालय देवी दुर्गा का उपासक था। इन्होंने तंजौर में देवी दुर्गा का एक मंदिर बनवाया तथा स्वयं नर केसरी का उपाधि धारण किया। अगले शासक आदित्य प्रथम विजयालय का पुत्र था। अब आदित्य प्रथम को देखते हैं। इन्होंने पल्लव शासक से तोमंड मंडलम का क्षेत्र छीन लिया और कोदंड राम की उपाधि धारण किया। कौन, आदित्य प्रथम। अगले शासक हुआ कौन, परांतक प्रथम। आदित्य प्रथम का पुत्र था परांतक प्रथम। अब देखते हैं परांतक प्रथम। इन्होंने पांड्य शासक से मदुरई छीन लिया और मदुरई कोन की उपाधि धारण किया। इसके बाद मुद्रादित्य, परांतक द्वितीय और उत्तम चोल वंश के शासक हुए। अब नेक्स्ट है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम परांतक द्वितीय का था। इसे अरिमोलो वर्मन के नाम से जाना जाता है, जो कि चोल साम्राज्य का प्रथम महान शासक था। इन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए लौह एवं रक्त की नीति का अपनाया था। राजराज प्रथम ने चेर शासक, पांड्य शासक और श्रीलंका के राज महेंद्र पंचम को पराजित कर अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया। राजराज प्रथम श्रीलंका पर आक्रमण कर लगभग आधा उत्तरी श्रीलंका का विजय कर उसे अपने साम्राज्य में क्या किया, शामिल कर लिया। इसे जीते हुए क्षेत्रों का नाम मामुंडी चोल मंडलम रखा। इसकी राजधानी पोल नरुवा को बनाया, जो वर्तमान में जगन्नाथ मंगलम के नाम से जाना जाता है। राजराज प्रथम जो है शैव धर्म को मानता था। किस धर्म को, शैव धर्म को। इन्होंने शिव पांदशेखर, मामुंडी चोलदेव जैसी उपाधियां धारण किया। राजराज प्रथम ने अपनी राजधानी तंजौर में एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। राजराज प्रथम ने करवाया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। अब देखते हैं राजेंद्र प्रथम। पूरे श्रीलंका को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया कौन, राजेंद्र प्रथम। बंगाल के ऊपर आक्रमण किया, महिपाल भाग गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। अब देखते हैं बंगाल विजय के उपलक्ष्य। गंगई कोंड चोलदेव की उपाधि धारण किया। तंजौर के बगल में गंगई कोट चोलपुरम नामक नगर की स्थापना किया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। गंगई कोट चोलपुरम में एक तालाब का निर्माण करवाया, जिसमें गंगा नदी के जल को डाला गया, इसलिए तालाब का चोल गंगम के नाम से जाना जाता है। गडार कोंड की उपाधि धारण किया। राजेंद्र शैव धर्म निधन के साथ ही चोल साम्राज्य का क्या हो गया, पतन होने लगा। विजयालय द्वारा स्थापित चोल वंश के अंतिम शासक, अब देखते हैं अधिराजेंद्र। इससे पूर्व राजेंद्र द्वितीय, इनका राज्याभिषेक युद्ध भूमि में हुआ था। बेंगी के चालुक्य वंश के राजेंद्र द्वितीय को कुलांतुक प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अंतिम शासक हुआ राजेंद्र तृतीय। पांड्य शासक की अधीनता स्वीकार किया। पांड्य शासक की अधीनता क्या किया, स्वीकार किया। अब चोल प्रशासन के बारे में देखते हैं। तो चोल प्रशासन क्या है आपका, कि चोल काल में 2 प्रकार के शासन व्यवस्था के विषय में जानकारी मिलती है। 2 प्रकार के शासन व्यवस्था के विषय में जानकारी मिलती है। पहला केंद्रीय प्रशासन, दूसरा स्थानीय स्वशासन या ग्राम व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन चोल वंश में राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन व्यवस्था का क्या था, प्रचलन था।
राजा को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होता था जिसे उड्डन कुटन कहा जाता था, उड्डन कुटन कहा जाता था। अब देखते हैं चोल काल में दो प्रकार के अधिकारी वर्गों का विवरण मिलता है। उच्च स्तरीय अधिकारी पेरुंदरम और निम्न स्तरीय अधिकारी सेरुंदरम। पूरा साम्राज्य क्या था, प्रांत में बटा था, पूरा साम्राज्य ही प्रांत में बटा था। अब देखो, प्रांत को मंडल कहते हैं, कमिश्नरी को बलनाडु या कोटम कहते हैं, जिला को नाडु कहते थे और प्रखंड को कर्रम कहते थे। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, प्रांत को मंडल, कमिश्नरी को बलनाडु या कोट्टम और जिला को कहते थे नाडु और प्रखंड को कर्रम। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या था, गांव था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव। गांव दो प्रकार का होता था, बड़ा गांव तनियूर कहलाता था और छोटा गांव सिरूर कहलाता था, छोटा गांव सिन्यूर। अब देखते हैं स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन। चोलकालीन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन था। चोल काल में 3 प्रकार के स्थानीय स्वशासन का विवरण मिलता है। पहला उर, इस काल में उर सर्वसाधारण के गांवों का संगठन था, अर्थात जिस गांव में सभी जाति के लोग रहते थे। दूसरा है सभा या महासभा। सभा या महासभा ब्राह्मणों के गांव का संगठन था। अब नगुरम, इसका गठन व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र में होता था। ठीक है, अब चोलकालीन संस्कृति और साहित्य के देखते हैं। चोल काल में सर्वाधिक शासकों ने शैव धर्म को अपनाया। हालांकि इस समय शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म का भी व्यापक विकास हुआ। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में निर्माण करवाया, जिसे इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष कहा है। राजराज प्रथम द्वारा निर्मित गंगईकोंडचोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर को पर्सी ब्राउन ने संगीत की भांति संवेदना उत्पन्न करने वाली महान कलात्मक निर्माण कहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस समय की सबसे उत्तम मूर्ति नटराज शिव की मूर्ति थी, जो तांबे की बनी हुई थी। ये मूर्तियां प्रायः चतुर्भुज है। चोल काल में साहित्य कला के क्षेत्र में विकास हुआ। सर्वाधिक विकास तमिल भाषा का हुआ। तमिल रामायण, कवि कंबल और नलबेम्बा पुगलेंदी इसका रचना किए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक, पल्लव का संस्कृत भाषा में अर्थ कामत होता है, कामल लता या पता होता है, जबकि तमिल भाषा में इसका अर्थ डाकू होता है। पल्लव वंश का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है, जो वैष्णव धर्म को मानता था। इन्होंने अपनी राजधानी कांची को बनाया, यानी तमिलनाडु को बनाया। सिंह विष्णु की राजभाषा में संस्कृत के विद्वान भारवी रहते थे। कौन, भारवी। ठीक है, जिन्होंने भारवी किराता अर्जुनियम नामक ग्रंथ लिखा है। सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी उसका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम हुआ। ये एक महान निर्माता थे, कवि एवं संगीतज्ञ शासक था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मतविलास प्रहसन नामक नाटक की रचना किया। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य ने महेंद्र वर्मन प्रथम ने संगीत की दीक्षा ली। अब नेक्स्ट है कि महेंद्र वर्मन प्रथम जैन धर्म को मानता था, लेकिन अरपार नामक शैव संत के प्रभाव में आकर अप्पर हुआ। यहाँ पे अप्पर नामक शैव संत के प्रभाव से आकर शैव धर्म को अपना मानने लगा। महेंद्र वर्मन प्रथम और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच पुल्लूर का युद्ध हुआ। किसके बीच, महेंद्र वर्मन प्रथम और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय विजय हुआ और महेंद्र वर्मन प्रथम क्या हुआ, मारा गया। महेंद्र वर्मन प्रथम का उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन प्रथम हुआ। इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग कांची की यात्रा पर आया था। ठीक है, अब देखते हैं कासक कुटी। ताम्रपत्र और मदवंश के अनुसार पल्लव राजवंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने श्रीलंका के मानवर्मा को सहायता देने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना सिंघल भेजी। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर बतापी कोंड की उपाधि धारण किया तथा महामल्ल को भी उपाधि धारण किया था। ठीक है, नेक्स्ट, नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में ही महाबलीपुरम में एकाशम मंदिर का निर्माण हुआ, जिसे रथ मंदिर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पल्लव वंश के सबसे महान शासक के रूप में नरसिंह वर्मन द्वितीय का विवरण मिलता है। इनके दरबार में संस्कृत विद्वान दंडी रहता था, जिन्होंने 10 कुमार चरित्र काव्य दर्शन की रचना किया है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राजा सिंह, आगम प्रिय, शंकर भक्त जैसी उपाधि धारण किया था। अरब आक्रमण के समय पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था।
नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण करवाया। बेलूर पालयम अभिलेख में दंती वर्मन को विष्णु का अवतार कहा गया है। अब देखते हैं इस वंश के अंतिम शासक कौन हुए। अपराजित वर्मन था, जिसे चोल शासक आदित्य प्रथम ने पराजित कर पल्लव क्षेत्र को चोल साम्राज्य में शामिल कर लिया था। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट का शाब्दिक अर्थ होता है देश का प्रधान। ठीक है, दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन पाल और प्रतिहार वंशों के शासन का समकालीन था। इस वंश का संस्थापक जो था दंती दुर्ग था, जिन्होंने बतापी के चालुक्य वंश के शासक के निवर्मन द्वितीय को पराजित कर कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के क्षेत्र में चालुक्य वंश के स्थान पर राष्ट्रकूट वंश का शासन की स्थापना किया। इन्होंने अपनी राजधानी मानिकखेट या मालखंड को बनाया। राष्ट्रकूट की भाषा, राजभाषा क्या था? कन्नड़ था। अब नेक्स्ट देखते हैं कि दंती दुर्ग ने मालवा पर अधिकार कर लिया और हिनगर्भ यज्ञ किया, जिसमें प्रतिहारों ने द्वारपाल की भूमिका निभाया। इसके उत्तराधिकारी के रूप में कृष्ण प्रथम का विवरण मिलता है, जिन्होंने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जो बेसर शैली में निर्मित शिव मंदिर है। अब नेक्स्ट देखते हैं ध्रुव। ध्रुव, इसे धारावर्ष के नाम से जाना जाता है। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का शासक था, जिन्होंने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। अब त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में देखते हैं। कन्नौज को लेकर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के मध्य लगभग 100 वर्षों तक संघर्ष चला, जिसकी शुरुआत प्रतिहार शासकों ने किया। इसमें सर्वाधिक पराजय का सामना पाल शासक को करना पड़ा। सर्वाधिक बार विजयी राष्ट्रकूट को मिली, लेकिन अंतिम रूप से विजयी प्रतिहार शासकों की हुई। अब अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष इस वंश का सबसे महान शासक था, जो जैन धर्म को मानता था। अमोघ वर्ष जैन धर्म को। इन्होंने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना किया। आदि फ्रान के रचनाकार जीनसेन और गणित जार के संग्रह के रचयिता महावीराचार्य एवं अमोघ वर्ष के लेखक संकतायन अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर प्राण का त्याग किया था। ठीक है, अब देखते हैं कुछ है इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। ये सब छोटा छोटा शासक था। इंद्र तृतीय, ये अरब यात्री अलमसूदी इंद्र तृतीय के शासनकाल में आया था। मेनली रूप से यही याद रखना है। कृष्ण तृतीय, इस वंश का अंतिम महान शासक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का कृष्ण तृतीय था। और इंद्र तृतीय के समय अलमसूदी भारत, अरब यात्री था, अलमसूदी भारत की यात्रा पर आया था। अब देखते हैं तक्कोलम का युद्ध। यह युद्ध राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय एवं चोल शासक प्रांतक प्रथम के बीच हुआ, जिसमें कृष्ण तृतीय की जीत हुई थी। कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय का निर्माण करवाया। इनकी राजभाषा में कन्नड़ भाषा का कवि पोन निवास करता था। कन्नड़ का त्रिरत्न कहा जाता है किसको? पंप को। एक पंप पोन है और एक आपका पंप पोन रन्ना। ठीक है, पंप पोन रन्ना कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कहे जाते थे। अंतिम शासक, इस वंश के अंतिम शासक के रूप में कर्क द्वितीय का वर्णन मिलता है, जिसे कल्याणी के चालुक्य शासक का तैलप द्वितीय ने पराजित कर चालुक्य वंश का स्थापना किया। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कर्नाटक राज्य में मिले हैं। राष्ट्रकूट काल में कन्नड़ भाषा के 3 महान विद्वान पंप पोन रन्ना का विवरण मिलता है। इसे कन्नड़ भाषा का त्रिरत्न कहा जाता है। एलोरा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से है। ठीक है, अब देखते हैं चालुक्य वंश। ठीक है, अब चालुक्य वंश को जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते हैं। तो आप लोग जितना अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आप लोग को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा देखिएगा तो होगा ही होगा, ज़रूर होगा। और 1-2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। संगम, पल्लव, चोल जो भी है, सातवाहन, राष्ट्रकूट, इन लोग का संस्थापक याद रखिएगा। और कुछ मंदिर है इसमें, चोल मंदिर और कुछ रचना है, उसको आप लोग ज़रूर ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।